हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है हिंदी व्याकरण का ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आप जब मेरी क्लास सुन रहे हैं, आप मेरी क्लास समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं एक लिपि का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं व्याकरण के साथ आपसे बातें कर रही हूँ, इसलिए आप मेरी बातों को समझ पाते हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है भाषा, लिपि और व्याकरण को समझने के लिए। इसे प्रॉपर तरीके से समझना ज़रूरी है और इसको जो भी परिभाषा है वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले परिभाषा ही देख लेते हैं। जब आप अपनी बात कोई रखनी होती है कि आपको भूख लगी है, ये बात आप अपनी मम्मी तक कैसे पहुंचाते हैं? बोल करके पहुंचाते हैं ना। यानी आपके मन में जो भी भाव है, भूख की भाव, या आपके मन में जो भी विचार है कि मुझे बाहर खेलने जाना है, ये विचार है, ये दूसरों तक या अपने मम्मी पापा, अपने दोस्तों, अपने भाई, अपने बहन तक पहुंचाने के लिए, उनको समझाने के लिए जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। चाहे वो आप हिंदी में अपने मम्मी पापा या भाई बहन दोस्तों से बात करें, चाहे आप इंग्लिश में बात करें, दोनों ही क्या है? वो आपकी भाषा है, क्योंकि वो आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचा रही है। तो यहाँ पे आप परिभाषा क्या लिखेंगे? अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुँचाना और दूसरों के विचार और भाव को समझना। मान लीजिए आपने अपनी मम्मी से कहा कि आपको भूख लगी है, या आपने विचार बताया आपने कि मम्मा मुझे बाहर खेलने जाना है। तो आपकी बात मम्मा ने समझी कि नहीं समझी? समझ ली, तो वो भी अपना आप रिप्लाई उत्तर आपको जरूर देंगे, हाँ बाहर खेलने चले जाओ। अच्छा तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए पाव भाजी बनाती हूँ। तो उन्होंने भी आपके विचार और भाव को समझा और अपनी भाषा में उन्होंने भी उत्तर दिया। आप ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में बोले तो वो भी इंग्लिश में बोले, या आप हिंदी में बोले तो वो भी हिंदी में। हो सकता है वो अपने भाव और विचार दूसरी भाषा में रखें, लेकिन कोई ना कोई भाषा ज़रूर होगी जिसमें वो आपको उत्तर देंगे। ठीक है। तो भाषा क्या है? बेसिकली अपने भाव और विचार, ये दो कीवर्ड याद रखिएगा। भाव और विचार को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के भाव और विचार को समझना। यानी कि ये क्या है? विचारों का लेन और विचारों का देन, लेन देन, गिव एंड टेक जो होता है भाव और विचारों का, वो क्या है? भाषा है। अब इसमें आप फोटो को ध्यान से देखिए। इसमें क्या है? एक टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रही है, यहाँ पर लिख भी रही हैं और पढ़ा रही हैं। और यहाँ पर एक नेताजी हैं जो कि भाषण दे रहे हैं, यानी ये मुंह से बोल रहे हैं और ये क्या है? लिख करके समझा रही हैं। अब ये पिक्चर क्यों दी गई है? क्यों? क्योंकि भाषा जो होती है, तो जब आप ऊपर वाली चित्र को देखिएगा तो आप देखिएगा कि ये नेताजी जो है वो भाषण बोल करके दे रहे हैं और मैडम जो है वो लिख करके समझा रही हैं और बच्चे जो है वो सुन करके समझ रहे हैं। यानी कि बोल करके जो भी हम चीज़ें बात बोलते हैं, सुन करके जो भी समझते हैं, लिख करके जो भी देखते हैं, या पढ़ करके, ये सब क्या है? भाषा है। सब में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? भाषा का इस्तेमाल होता है। यानी कि भाषा के साधन कौन से? आपसे कोई भी पूछेगा सोर्सेज ऑफ लैंग्वेज, भाषा के साधन, अपनी भाषा आप किस किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। या तो बोल कर पहुंचाएं, या दूसरों की बातें सुन करके समझते हैं, या कोई लिख करके देता है, या कोई पढ़ करके बताता है। ये सब क्या है? भाषा के साधन है। तो अगर कोई पूछे भाषा के कितने साधन हैं, तो आपको बताना है भाषा के 4 साधन हैं। अब अगला आपसे सवाल पूछेंगी आपकी मैम कि भाषा के रूप कितने होते हैं। तो अभी तक मैंने 4 साधन बताए, लेकिन रूप कैसे? या तो आप मुंह से बोलिएगा, या आप किसी को लिख करके समझाइएगा। तो बेसिकली भाषा के अगर आपसे कोई रूप पूछे तो आप क्या बोलोगे? बोले हुए को बोलते हैं मौखिक, मुंह से जो भी निकला वो मौखिक हो गया, और जो भी आपने लिखा वो लिखित हो गया। तो भाषा के कितने रूप हुए बताइए? मौखिक और लिखित। अब मौखिक में क्या क्या आता है? जब भी आप अपनी कोई भी बात दूसरों को समझाते हैं, या कोई आपको अपनी बात, जैसे मैं आपको ये समझा रही हूँ अभी, तो मैं मुंह से बोल करके समझा रही हूँ, और जब मैं यही चीज़ लिख करके बताऊंगी आपको तो वो हो जाएगा लिखित भाषा। तो अभी फिलहाल मैं किस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ? मुंह से बोल रही हूँ, तो मैं क्या बता रही हूँ? अपने अपने विचार, अपने भाव मौखिक भाषा के थ्रू बता रही हूँ। तो मौखिक भाषा में क्या क्या उदाहरण आप देख सकते हैं? जैसे आप टीवी देखते हैं तो टीवी में आवाज़ आती है, तो वो क्या है? मौखिक भाषा है। कोई गीत गुनगुना रहे हैं आप, तो क्या है? आप मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडियो पर गाना सुन रहे हैं तो वो भी मौखिक है। कोई भाषण दे रहा है तो वो भी मौखिक है। यानी मौखिक भाषा के 4 उदाहरण आप क्या दीजिएगा? गाना गाना, किसी से बात करना, रेडियो पे गाने सुनना, टीवी देखना, या भाषण देना। 5 उदाहरण है मौखिक भाषा के। अब इसके बाद आता है लिखित भाषा। अब मैं यही क्लास आपको लिख लिख के अगर समझाऊं, कि यहाँ पे मैं बताती हूँ कि भाषा के 2 प्रकार हैं। यहाँ पे मैं अगर लिखूँ भाषा के 2 प्रकार है, तो ये क्या है? मैंने अपनी बात आपको लिख करके समझाई है, तो ये क्या है? ये लिखित भाषा है। ठीक है। तो जब कोई अपनी बात आपको बोल करके नहीं, लिख करके समझाता है, तो वो क्या हो जाता है? लिखित भाषा होती है। अब इसमें क्या क्या होता है?
जैसे कोई आपको पत्र लिखता है, आपको कोई निबंध लिखने देता है, न्यूज़पेपर जो आप देखते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं या ये किताब पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण है। जैसे कि ये दादाजी जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो यानी ये लिखित भाषा के थ्रू बातों को समझ रहे हैं। ये बच्चा जो है ये पत्र लिख रहा है, तो ये लिखित भाषा के थ्रू अपनी बातें किसी को बताने जा रहा है अपने पत्र में। लेकिन अब एक तीसरा टाइप और होता है। आपने कभी देखा जब आप रोड क्रॉस करते हैं, चौराहे पर एक ट्रैफिक सिग्नल वाले पुलिस अंकल खड़े रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते नहीं है क्योंकि इतने ट्रैफिक में उनकी आवाज़ कौन सुनेगा, तो वो इशारे से बात करते हैं। ठीक है। या फिर आपने कभी देखा जो गूंगे बहरे होते हैं जो लोग, वो इशारों से बात करते हैं, तो भी उनकी बातें लोग समझ जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, तो उस भाषा को बोलते हैं सांकेतिक भाषा। मेन जो होता है वो मौखिक और लिखित होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कोई इशारे में बात करता है तो एक तीसरा सोर्स हो जाता है, वो होता है सांकेतिक भाषा। जैसे कि ये देखो ट्रैफिक वाले अंकल हैं, ये सांकेतिक भाषा के द्वारा बता रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैफिक को। और मूक बधिर यानी गूंगे बहरे लोग जो होते हैं वो भी सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कोई कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो मुख्य रूप से कितने होते हैं, लिखित और मौखिक, लेकिन एक और होता है उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। अब अभी तक हमने भाषा की बात की, लेकिन अब क्या है कि अगर हम पूरे विश्व की भाषा पढ़ेंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो चलिए भारत की भाषाओं पे पहले देख लेते हैं। तो भारत, अभी मैं आपसे किस भाषा में बात कर रही हूँ, हिंदी में बात कर रही हूँ। यानी कि भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मेन भाषा कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, हिंदी है। और हम इसे राष्ट्रभाषा भी कहते हैं, क्योंकि पूरे राष्ट्र में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है हिंदी। और वैसे संवैधानिक रूप से भारत में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन राजभाषा जरूर है। अब ये राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, जब ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है उसको बोलते हैं राजभाषा, जो कि 22 भारतीय भाषा को मान्यता दी गई है। टोटल कितनी भाषा जो है राजभाषा मतलब जो भी ऑफिस में जो भी काम होगा। अब जैसे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, वहाँ हिंदी में काम नहीं हो सकता, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वहाँ ऑफिशियल काम उसमें होता है। पंजाब है तो पंजाब में वहाँ की लैंग्वेज में काम होगा। इसी तरह से 22 मेन भाषाएं हैं जिनको राजभाषा कहा गया है। ये कौन कौन सी भाषा है, सबसे पहले तो हिंदी है, उसको ज़रूर रखा जाएगा। गुजरात की गुजराती, अंग्रेजी है, मराठी है, पंजाबी है, उड़ीसा की उड़िया, बांग्ला, पश्चिम बंगाल की तेलुगु, आंध्रा की तमिल, तमिलनाडु की सिंधी, संस्कृत, नेपाली, उर्दू, कोंकणी, बोडो, असमिया, असम की डोगरी, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी और संथाली। अब इतने 22 भाषाओं की लिस्ट तो आपको याद होगी नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि टोटल 22 भारतीय भाषा है जिनको क्या किया गया है, राजभाषा बताया गया है। और हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त कब हुआ, 14 सितंबर 1949 को। अब ये 14 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, भारत में मनाते हैं हिंदी दिवस। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, 14 सितंबर को। और कोई पूछ ले कि क्यों मनाते हैं, तो आप सीधे सीधे बताना कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब इससे आगे कोई पूछे कि राजभाषा क्या होता है, तो आप बता देना कि ऑफिस में जिस भाषा में काम होता है उसको राजभाषा कहते हैं। और टोटल 22 भाषा है जिसमें ऑफिस में काम होता है। अब कुछ मेन भाषा देख लेते हैं, कौन से राज्य की कौन सी भाषा है। तो सबसे सिंपल जो है राज्य के नाम पर ही है, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, ठीक है, तमिलनाडु तमिल, बंगाल बंगाली, उड़ीसा उड़िया। ये सब जो है सिंपल है क्योंकि वो राज्य के ही नाम पर है। जो राज्य के नाम से अलग है वो याद करना जरूरी, जैसे कर्नाटक का कन्नड़, महाराष्ट्र का मराठी, म और म ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का तेलुगु, केरल का मलयालम। अब मलयालम में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, मलयालम दोनों तरफ से एक ही तरफ पढ़ाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया कुछ राज्य की भाषा जो आपको याद होना चाहिए। विश्व की कुछ भाषाएं कौन सी हैं, तो ये भी देश के नाम पे ही है। जैसे जापान का है जापानी, रूस का है रूसी, भारत का हिंदी आपको पता है, नेपाल का नेपाली, आपको इंग्लैंड का पता होना चाहिए कि अंग्रेजी, और फ्रांस का फ्रेंच है। बाकी तो देश के ही नाम पे है। अब भाषा इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाषा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, लिपि। क्योंकि अगर हमारे पास लिपि ही नहीं होगी तो हम भाषा को समझ ही नहीं सकते हैं। तो लिपि क्या होती है, बेसिकली जब हम कुछ लिखते हैं ना, तो
लिखने के लिए लिपि की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप क ख ग घ अ आ इ ई जो लिखते हैं वो सब क्या है, एक लिपि है। इसके बिना आप भाषा लिख ही नहीं सकते हैं, ना भाषा बोल सकते हैं। तो लिपि क्या है, भाषा को लिखने के लिए संकेत और चिन्ह दिए गए हैं, उसको हम लिपि कहते हैं। और हमारी लिपि कौन सी है, हिंदी की, तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। अब लिपि की परिभाषा अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, किसी भाषा को लिखने के ढंग की विधि को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब इसमें भी आपको मेन लिपि याद होनी चाहिए। सबसे पहले देवनागरी किसकी किसकी लिपि है, तो हिंदी की देवनागरी है, नेपाली की देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, गुजराती की देवनागरी। यानी कि जो भी चीज़ हिंदी से मिलती जुलती है, जब आप पढ़ोगे गुजराती, नेपाली या संस्कृत, तो आपको लगेगा ये तो हिंदी से ही मिलता जुलता है। तो अपने आप समझ जाना कि इन सब की लिपि क्या है, देवनागरी है। तो 4 भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है, संस्कृत, गुजराती, नेपाली और हिंदी। अब दूसरा है रोमन लिपि। रोमन आप इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे, क्योंकि रोमन लिपि क्या है, अंग्रेजी जो लिखी जाती है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, फ्रेंच भी लिखा जाता है रोमन लिपि में। तो 2 भाषा है जिसकी लिपि रोमन है, अंग्रेजी और फ्रेंच। पंजाबी, अब इसका आप कैसे याद रखोगे, तो पंजाबी में जब भी आप जाते हो तो आपने देखा होगा कि गुरु लोग की पूजा होती है, गुरुद्वारे में लोग जाते हैं, तो उनकी लिपि जो भी है वो भी गुरु से ही शुरू होती है। यानी कि गुरुमुखी किसकी लिपि है, पंजाबी की लिपि है। उर्दू की लिपि क्या है, फारसी। उर्दू जो है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं इधर से इधर, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, जबकि उर्दू में क्या लिखा जाता है, उल्टे साइड से लिखा जाता है। तो उर्दू की लिपि क्या है, फारसी है। और बंगाली की लिपि बांग्ला है। तो बेसिकली आपने कितनी लिपि देखी, एक तो देवनागरी देखी, दूसरा रोमन देखा, तीसरा बांग्ला, चौथा गुरुमुखी और 5वां फारसी। ये आपको किस में आएगा, मैचिंग में आएगा। तो आपको ये लिस्ट जरूर याद करनी है। अब आपने लिपि भी देख ली, भाषा भी देख ली है, लेकिन ये दोनों ही बिल्कुल अधूरे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ क्लास लेती हूँ मैं तुम्हारा अपना, ऐसे कुछ बोलूँगी तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और अगर मैं ये बोलूँगी कि मैं आज आपका क्लास ले रही हूँ, मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने व्याकरण के साथ ये लाइन आपको बोली। तो बेसिकली व्याकरण क्या है, एक ऐसा शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। जब भी अशुद्ध कोई बोले बाहर कुछ खड़ा है, ये बिल्कुल गलत लाइन है। जो आप इसको शुद्ध करके बोलोगे तो आप बोलोगे बाहर कोई खड़ा है, यानी कि ये शुद्ध हो गया। तो कब शुद्ध हुआ, जब हमने इसमें व्याकरण का प्रयोग किया। व्याकरण की परिभाषा आप क्या दोगे कि व्याकरण वो शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप को लिखता है, यानी शुद्ध रूप बताता है। अब भाषा का शुद्ध रूप, व्याकरण का जो होता है वो शुद्ध करता है भाषा को। तो व्याकरण के कितने भाग हैं, एक तो होता है वर्ण, यानी क ख ग घ अ से लेके अंग तक, ये सब क्या है, वर्ण है। अब वर्णों को मिला दीजिए, जैसे क म ल, तो क्या बन गया, शब्द बन गया। अब शब्दों को मिला दीजिए, कमल खिल रहा है, तो ये क्या बन गया, वाक्य बन गया। तो व्याकरण के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए, वर्ड, शब्द और वाक्य, जो कि हम अगले चैप्टर, अगले क्लास में करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या जाना आज, भाषा, लिपि, व्याकरण के बारे में। अब आपको कुछ क्वेश्चन आंसर अगर पूछा जाए तो आपको उसका आंसर देना है। जैसे कि आप सर्वप्रथम भाषा कहाँ से सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे पहले बड़ा होता है अपने घर में, बाद में स्कूल जाता है। यदि भाषा नहीं होती तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम अपने विचारों का लेन देन, एक दूसरे को समझा नहीं पाते। क्या भाषा के लिए लिपि आवश्यक है, हाँ, भाषा के लिए लिपि बहुत आवश्यक है। विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या है, भाषा है। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं, मुख्यतः पूछा है तो 2 रूप होते हैं। और अगर ऐसे पूछा जाए भाषा के कितने रूप होते हैं, तो 3 होते हैं, क्योंकि उसमें सांकेतिक भी ऐड करना है। हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, 14 सितंबर को, क्योंकि 1949 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। गुरुमुखी किसकी है, पंजाबी की। और रोमन किसकी है, फ्रेंच और अंग्रेजी की। उर्दू की लिपि कौन है, उर्दू की लिपि है फारसी। महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है, तो मौ से महाराष्ट्र, मौ से मराठी। व्याकरण के कितने भाग होते हैं, व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला तो वर्ण क ख ग घ अ आ इ, दूसरा है शब्द कमल खिल कमल, और तीसरा है वाक्य, यानी कमल खिल रहा है। यानी कि भाषा, व्याकरण के कितने रूप हैं, 3 रूप हैं। भारत की राजभाषा क्या है, तो भारत की राजभाषा हिंदी है। अब यही क्वेश्चन आपको ट्रू एंड फॉल्स में अगर पूछा जाए तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, सही या गलत, सही है। अंग्रेजी भारत की क्षेत्रीय भाषा है, गलत है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, सही है। जापान में हिंदी बोली जाती है, नहीं, जापान में जापानी बोली जाती है। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है मैचिंग के लिए। अब मैंने आपको बताया था ना कि ये मैचिंग में आएगा। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की
रोमन और उर्दू की फारसी। जरूरी नहीं कि आप यही 4 याद करिए, पीछे जो लिस्ट में आप उसको पूरा याद कर लीजिएगा। अब दिए गए राज्य में बोले जाने वाली भाषा का नाम लिखना है, फिलिंग द ब्लैंक करना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार आपको मैचिंग ही आए। गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, तमिलनाडु की तमिल, पंजाब की पंजाबी, बंगाल की बंगाली, केरल की मलयालम, आंध्र प्रदेश की तेलुगु। इसके बाद आता है फुल लेंथ आंसर लिखने का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं भाषा के? भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। यहाँ पर लिख देना है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्ह की जरूरत होती है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए जिसकी जरूरत होती है उसे व्याकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए तो आप व्याकरण के लिए बाहर खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, उदाहरण एक लिख दीजिएगा इसमें। इसके बाद आपको एक पूछा जाएगा कि इस भाषा का कौन सा रूप का प्रयोग होता है? भाषण के दौरान मौखिक, समाचार पत्र पढ़ने में लिखित, मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज देख रहे हैं तो लिखित, ट्रैफिक संचालन के दौरान सांकेतिक। ठीक है, तो अब हमने इसकी वर्कशीट भी सॉल्व कर ली। अब आपको क्या करना है? इस चैप्टर को एक बार रीड करना और खुद से इस वर्कशीट को सॉल्व करना है। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे उसे ज़रूर देखिएगा। डेली क्लासेस देखनी होगी तो प्लीज़ जा करके आप सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा। आपको सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी।